दोस्तों, आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी एफएनओ एक्सपायरी के दिन आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली होती है तो ये संकेत है कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन काट रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि ये ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का हिस्सा है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स का भी 2% से ज्यादा गिर, जबकि निफ्टी 24,100 पर आ गई। तो यह बताता है कि आईटी सेक्टर की जो अर्निंग ग्रोथ है उसको लेकर मार्केट की उम्मीदें कमजोर पड़ रही है। एक और इम्पोर्टेंट लेसन दोस्तों यह है कि जब भी वैल्यूएशन बहुत हाई होती है और ग्लोबल गाइडेंस कमजोर होते हैं तो मार्केट को एडजस्टमेंट करने में देरी नहीं लगा। इसलिए जब भी ऐसी पोजीशन हो, एफएनओ एक्सपायरी, वीक ग्लोबल क्यूज और ओवरवैल्यूड सेक्टर, तो समझ जाइए कि शॉर्ट टर्म डाउनसाइड रिस्क बढ़ गया। अगर आप ट्रेडर हैं तो हेज पर ध्यान दें, अगर इन्वेस्टर्स हैं तो वेट फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि ऐसे दिनों में मार्केट का बॉटम पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं अदानी टोटल गैस, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ के बीच का यहाँ पर आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पर रेवेन्यू है वो 27% बढ़ा है, जो कि वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से, और ये दिखाता है कंपनी का बिजनेस डिमांड मजबूत है, डिमांड है यहाँ। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा प्रॉफिट 14% घटा है, और इसकी वजह क्या है? इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी भारी उछाल। यहाँ सीखने वाली बात यह है, जब भी आप किसी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या एनर्जी कंपनी के रिजल्ट देखें तो इनपुट कॉस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान, क्योंकि उसकी मार्जिन रॉ मटेरियल प्राइसेस के साथ बहुत वॉलेटाइल होती है। इस केस में भी इविटा मार्जिन भी कंप्रेस हुए हैं, और जब तक इनपुट कॉस्ट स्टेबल नहीं होते हैं दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर जारी रहता है। एक मार्केट एक्सपर्ट क्या करेगा अगर वो यहाँ पर होता तो वो तुरंत बाय या सेल नहीं करेगा, बल्कि कॉस्ट ट्रेंड और मैनेजमेंट कमेंट्री का इंतजार, क्योंकि अगर कॉस्ट आगे इसी तरह से बढ़ती रही तो प्रॉफिट ग्रोथ और भी कमजोर हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर ले अदानी एनर्जी। ये एक ऐसा केस है जहां एग्जीक्यूशन ने सब कुछ बदल। प्रॉफिट की बात करोगे तो दमदार 124% बढ़ा, रेवेन्यू 42% बढ़ा। ये जो ग्रोथ है वो ट्रांसमिशन बिजनेस की वजह से है, जो कि हाई मार्जिन और रेगुलेटेड है, मतलब कंपनी को स्टेबल रिटर्न मिल रहे हैं। यहाँ सीखने की बात यह है कि जब किसी कंपनी के कैपेक्स का असर दिखने लगता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज का पूरा बेनिफिट मिलता है। वही हुआ अदानी एनर्जी के साथ। पिछले कुछ सालों में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया है और अब उसका रिजल्ट नंबर में दिख रहा है। अब एक्सपर्ट के नजरिए से देखें तो ऐसी कंपनी में जहां रेगुलेटरी, रेवेन्यू और हाई एंट्री बैरियर हो, वहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा हो। इसलिए ये स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान भी रेजिलियंट रहते हैं। आपने देखा होगा मार्केट क्रैश हो रहा है लेकिन फिर भी ये मार्केट के साथ नीचे नहीं गए। आगे भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट ग्रोथ देता है तो ये स्टॉक और आउट परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट्स। यहाँ ऑटो सेक्टर में प्रीमियम और ईवी ट्रांजिशन का लाभ देखने को मिला है इनको सबसे ज्यादा। प्रॉफिट 67% बढ़ा है। रेवेन्यू की बात करें तो 33%, और ये ग्रोथ अकेले वॉल्यूम से नहीं आई है, बल्कि इनके बेटर प्रोडक्ट मिक्स है। तो जब भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो को प्रीमियम सेगमेंट की तरफ शिफ्ट करती है तो उसका रियलाइज्ड प्राइस पर व्हीकल बढ़ता है और मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव होता है। तो टीवीएस ने ईवी पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरह से पोजीशन किया है और वहाँ उनकी मार्केट शेयर लगातार अब बढ़ रही है। तो एक एक्सपर्ट की नजर से मैं देखूं, जब ऑटो सेक्टर में रूरल डिमांड और प्रीमियम सेक्टर में दोनों में मजबूत हो तो ये एक बहुत ही सही स्पॉट पे होता है, और टीवीएस उसी में है। अब आने वाले क्वार्टर में अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में रहती है, बढ़ती नहीं है, तो मार्जिन एक्सपेंशन का रास्ता उनका और खुल जाएगा, और मार्जिन जो आप आने वाले क्वार्टर्स में देखोगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब बात करें बजाज ऑटो रिजल्ट, तो यहाँ एक्सपोर्ट्स की जो कहते हैं ना पावर देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रॉफिट है वो 42% बढ़ा है और रेवेन्यू 37% बढ़ा, और कंसोलिडेटेड पैट 46% बढ़कर 3226 करोड़ हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ऐसा है कि बजाज ऑटो का जो एक्सपोर्ट बिजनेस, उसकी टोटल रेवेन्यू का 40% से भी ज्यादा है, और जब दुनिया भर में इन्फ्लेशन कम हो रही हो और डिमांड रिकवरी दिख रही हो तो ऐसी कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो भी एक्सपोर्ट। तो बजाज ने यहाँ प्रीमियम मोटरसाइकिल्स पर फोकस किया है और उसका मिक्स अब सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। एक्सपर्ट इनसाइट्स से देखें, आप ग्लोबल प्ले वाली ऑटो कंपनीज देख रहे हो तो बजाज ऑटो पर नजर, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस और ब्रांड वैल्यू उन्हें करेंसी फ्लक्चुएशन से भी बचाती है। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक डिमांड भी मजबूत होनी चाहिए, और यहाँ दोनों चीजें एक साथ काम करती है। दोस्तों, बात करते हैं लुपिन के एक स्ट्रेटेजिक मूव के बारे में। लुपिन ने कावेरी थेराप्यूटिक्स में 82.2% स्टेक खरीदा और 2 ऑन्कोलॉजी एसेट लाइसेंस के लिए। ऑन्कोलॉजी कैंसर केयर दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर सेगमेंट है, और इसका जो मार्जिन है बहुत ज्यादा है। जब एक एस्टेब्लिश्ड फार्मा कंपनी स्पेशली एसेट एक्वायर करती है ऐसे, तो वह अपने फ्यूचर ग्रोथ इंजन को और मजबूत कर रही होती है। और एक एक्सपर्ट की नजर से देखें तो इस डील की वैल्यूएशन स्मॉल है, ठीक है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल की बात करूंगा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी में सक्सेस रेट हालांकि कम है
लेकिन सक्सेस मिलने पर ब्लॉकबस्टर सेल्स होती है। इसलिए ये एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड मूव है और लुपिन का मैनेजमेंट इस सेक्टर में अपनी प्रेजेंस बना रहा है। जब भी कोई फार्मा कंपनी स्पेशलिटी ड्रग्स सेगमेंट में एंटर करती है तो ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का एक सिग्नल है और इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनीज को पाइपलाइन में रखना चाहिए। दोस्तों अब स्काई गोल्ड की बात करें तो यहाँ एग्रेसिव टारगेट के साथ एक रियलिटी चेक है। कंपनी ने रेवेन्यू ट्रिपल करने और डेप्ट एलिमिनेट करने का गोल रखा है जो बहुत ही एम्बिशियस है। तो जब भी कोई छोटी मिड कैप कंपनी इतने बड़े टारगेट रखती है तो एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। भले ही सब कुछ प्लान के मुताबिक हो लेकिन ज्वेलरी सेक्टर में कंपटीशन बहुत है दोस्तों, बहुत ज्यादा, और मार्जिन भी अब टाइट हो रहे हैं। एक एक्सपर्ट व्यूज के हिसाब से देखें तो ऐसे स्टॉक में आपका वैल्यूएशन देखना होगा और साथ ही स्टॉक्स पहले से काफी चढ़ चुका है तो अपसाइड लिमिटेड हो सकता है क्योंकि मार्केट ने ग्रोथ को पहले से ही प्राइसिंग कर लिया होता है। इसलिए कभी भी एग्रेसिव टारगेट देखते हुए सबसे पहले मैनेजमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ देखें तभी कोई डिसीजन ले। हाई ग्रोथ स्टोरीज में अक्सर डिसअपॉइंटिंग मिलता है दोस्तों और वो ज्यादातर रिस्क वाला ही स्टॉक होता है। दोस्तों अब बात कर लें जिंदल स्टेनलेस और गोल्डमैन सैक का 35% का अपसाइड का व्यू इस स्टॉक पे है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ग्लोबल ब्रोकेजेस गोल्डमैन सैक जैसे कि किसी मेटल स्टॉक्स पर बुल कॉल देते हैं तो हमेशा कमोडिटी साइकिल्स को भी देखना चाहिए। अगर मेटल स्टॉक साइक्लिक होते हैं यानी वो ग्लोबल डिमांड और कमोडिटी प्राइस के साथ स्विंग करते हैं तो गोल्डमैन को स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो से और कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो एक एक्सपर्ट की नजर से देखें तो कमोडिटी प्राइस अगर स्थिर रहे, बढ़े नहीं इन्फ्लेशन की और डिमांड ऐसी ही बनी रही तो जिंदल स्टेनलेस जैसी एफिशिएंट कंपनीज मार्जिन एक्सपेंशन कर सकती है। लेकिन जब भी आप साइक्लिक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अगर आप साइकिल के टॉप पे खरीद के पास जाके खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न भी नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए कमोडिटी स्टॉक्स में चुनाव करना बहुत केयरफुली करना चाहिए और ग्लोबल डिमांड इंडिकेटर्स पर आपको खास कर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आप पीएलआई स्कीम्स की बात करें तो ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी की एक नया लेवल पे ले जाती है। 2.4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट और 15.2 लाख करोड़ एक्सपोर्ट, ये नंबर बहुत बड़े हैं। तो पॉलिसी स्टेबिलिटी और इंसेंटिव्स, जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देती है, इंसेंटिव का मतलब ही है लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना, तो वहां एक ग्रोथ बनती है दोस्तों। और एक एक्सपर्ट की नजर से देखूं मैं तो पीएलआई स्कीम्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में कम्पिटिटिव एडवांटेजेस पैदा किए हैं और इसका असर सीधा सीधा जॉब क्रिएशन में और जीडीपी ग्रोथ पे भी देखने को मिला है। जब भी आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो देखिए कि क्या उस सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं बहुत तेजी से। और आने वाले सालों में पीएलआई से जुड़े कंपनीज के रिजल्ट्स में आप मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से देख पाते हो और मार्केट शेयर गेन देखने को मिलता है और ये लॉन्ग टर्म थीम बना रहता है। दोस्तों अब गोल्डमैन सैक का एक ऑयल प्राइस पर एक प्रिडिक्शन आया, वो भी बहुत हाई आया दोस्तों, डरावना $120 पर बैरल। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियोपॉलिटिक रिस्क का मार्केट पर बहुत गहरा असर होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई का रास्ता है और अगर वहां सप्लाई डिसरप्शन होता है तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस तुरंत स्काई रॉकेट हो जाए। एक एक्सपर्ट की नजर से देखें तो जब भी आप ऑयल प्राइसेस में उछाल देखें, जैसा हालांकि हमने पिछले कुछ महीनों से देख ही रहे हैं, तो समझ लें कि इसका असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा और हमारे जैसे इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट पे पड़ेगा जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसलिए ऑयल प्राइस मूवमेंट हर इन्वेस्टर्स के लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है और इस पर हर समय नजर रखनी चाहिए। अगर $120 ऑयल लेवल पर चले जाता है तो मार्केट सेंटीमेंट बिल्कुल बिगड़ जाएगा और रुपीस तो कमजोर हो बहुत गारंटेड होगा जो कि एफआईएफ फ्लोज को भी आपको इम्पैक्ट डाले। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक स्टॉक की, नीलकमल, जो इस हफ्ते 22% चढ़ा है। तो आज के दिन ही वो 11% की तेजी दिखाई और ये रैली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की वजह से आई है दोस्तों। जब भी मार्केट में सामान्य गिरावट होती है तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज अक्सर गिरती नहीं है बल्कि आउट परफॉर्म करती है। नीलकमल का जो बिजनेस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और फर्नीचर में है वहाँ डिमांड स्टेबल है, मतलब वहाँ डिमांड बनी हुई है। और एक एक्सपर्ट की नजर से देखो तो जब आपको कोई कंपनी मिले जिसकी अर्निंग स्टेबल हो, बैलेंस शीट क्लीन हो और वैल्यूएशन रीजनेबल हो तो वहाँ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का गुड एडिशन हो सकता है चाहे मार्केट कैसा भी चल रहा हो।